सो हेलो बच्चों, फैशन स्टडीज को लेके इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। क्लास 11-12 में ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसी बुक भी नहीं है जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊं कि आप इससे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सको। तो क्या कर सकते हैं हम लोग 10-15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। 10-15 पेपर्स को करने के बाद आप में एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरी बात यू विल हैव बेटर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और पेपर का लेवल क्या होता है। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि सीबीएसई में लास्ट ईयर पेपर बहुत जरूरी होता है ना। बोर्ड्स के एग्जाम में लास्ट ईयर पेपर्स बहुत मैटर करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी ये 10 सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर मिक्स की सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं फैशन स्टडीज के 10 पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी अपने साथ और समझाऊंगी भी। तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्या उनका फॉर्मेट है। उसके अलावा मैंने अपने चीट नोट्स चैप्टर वाइज यूट्यूब पे डाल दिए हैं। प्लीज जाके एक बार नोट्स पढ़ लो सो दैट आप सीधा सैम्पल पेपर करो तो आपको समझ में आए। तो सैम्पल पेपर शुरू करते हैं, या क्वेश्चन पेपर हम शुरू करते हैं। ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर 1 है जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन ए जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन करने हैं। क्या बोला उसने, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है, ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर। मेंशन एनी वन वे टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ओवरकम करने का क्या तरीका है। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट। आप क्या करोगे, किसी की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या मेंटली डिसऑर्डर है तो क्या करेगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा या साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। वो क्या है, उसका प्राइमरी वे है टू ओवरकम अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दे मे यूज टॉक थेरेपी, साइक्लोथेरेपी या फिर अदर ट्रीटमेंट्स को वो सजेस्ट करेंगे, राइट। डिफाइन पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है भाई, ये जो आप मगर मुझसे पूछोगे कि मैम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो उससे पहले प्लीज मेरी फैशन स्टडीज के जो चैप्टर क्लास 12th का मैं सिलेबस डाल रही हूँ यूट्यूब पे, वो एक बार पढ़ लो, जिससे आप एकदम शॉक ना हो जाओ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। 11-12 के पेपर में काफी मिक्स क्वेश्चंस आते हैं फैशन स्टडीज के में, ठीक है। तो किसी की भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगी तो क्या करेगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा या साइकेट्रिस्ट के पास। डिफाइन पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। हमें कोई भी राइटिंग लिखते हैं उसका एक सेक्शन पैराग्राफ होता है जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद बंद हो जाता है। पर पैराग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस चलता है, यूजुअली डीलिंग इन अ सिंगल थीम, एक टॉपिक के बारे में जब आप लिखते हो, राइट। एंड इंडिकेटेड बाय अ न्यू लाइन, इंडेंटेशन एंड नंबरिंग। नंबरिंग एंड इंडेंटेशन हम डालते हैं। मेंशन द स्टेप टू ओपन अ वर्कबुक। एक्सेल में अगर आपको वर्कबुक खोलनी है तो क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करेंगे बच्चों, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक के लिए फाइल में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलो, ऊपर फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, और आपकी वर्कबुक वर्कशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन द फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का क्या फियर है, क्या रीजन होता है कि हम लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं। द फियर ऑफ रिस्क टेकिंग इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी एंड एम्प्रेंशन अबाउट नेगेटिव आउटकम्स। बेसिकली क्या है कि रिस्क कोई बंदा क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि उसको पता है कि ये करने के बाद हो सकता है इसका नेगेटिव आउटकम निकले, है ना। जो लोग रिस्क लेते हैं दे हैव 50% चांसेस कि पॉजिटिव भी निकलेगा या नेगेटिव भी निकलेगा, है ना। तो इसका क्या हो गया, रिस्क टेकिंग का मतलब क्या हुआ, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है आपके एंजाइटी की वजह से, जिससे आप रिस्क नहीं ले पाते हो, और आपकी जो पोटेंशियल है वो ये सोचती है कि इससे नेगेटिव आउटकम निकलेगा। तो दैट इज द फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। इट कैन लीड टू इनएक्शन एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। रिस्क टेकिंग के क्या हमारे, मैं बोलूंगी, डीमेरिट्स है। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं उसका पहला ये है कि वो आपकी इनएक्शन, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हैं पर नहीं कर रहा, तो इनएक्शन, एक तो आप एक्शन नहीं ले रहे, प्लस यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको नॉलेज है फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The new biofuel policy was announced by the government of India on which date? Biofuel policy कब निकली है, 10th अगस्त 2018, ठीक है। Biofuel policy आपकी 10th अगस्त 2018 को निकली है। How can we select the cell?
आपके पास वर्कशीट ओपन होती है एमएस एक्सेल में, उसके बाद आप किसी भी सेल पे क्लिक करो, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक विद द माउस पॉइंटर। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, जिसने नहीं भी पढ़ा होता ना वो भी थ्योरी एग्जाम में पास हो जाता है, बट प्रॉब्लम यही है कि आपको अपने बेसिक जो कॉमन सेंस है वो लगानी पड़ेगी। Who gave this point? अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। पहले तो ये देख लेना कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7 में से 5 बोले तो 5 ही करना, 7 में से 7 करने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता देती हूँ। 1 into 5 is equal to 5, मतलब एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। Who gave this point of view regarding the origin of clothing? क्लोथिंग का जो ओरिजिन हुआ है इसका पॉइंट ऑफ व्यू किसने दिया है, साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, ठीक है, एंड एथनोलॉजिस्ट ने दिया है, राइट। साइकोलॉजिस्ट जो होते थे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू थे कि ओरिजिन ऑफ क्लोथिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसके होते थे, साइकोलॉजिस्ट और एथनोलॉजिस्ट। स्विमरन स्कर्ट इज टाइड एट द वेस्ट, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि स्विमरन स्कर्ट इज टाइड एट द वेस्ट वेयर द एक्सेस वेस्ट बैंड फॉर्म्स एन एनिमल लाइक टेल हैंगिंग एट द बैक इज कॉल्ड एज, बताओ। जो समेरियन स्कर्ट्स होती है, सुमेरियन स्कर्ट्स होती हैं, वो टाई करी जाती है वेस्ट पे, है ना, उसको कमर पे बांधा जाता है। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ किसी को अगर नहीं पता है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये देखो इस टाइप की स्कर्ट होती है जिसको वेस्ट पे बांधा जाता है, ये ठीक है, यहाँ पे बांधा जाता है वेस्ट पे, जिसको हम बोलते हैं समेरियन स्कर्ट इज टाइड एट द वेस्ट where the excess waistband forms an animal like tail hanging। तो ये दिख रहा है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, ये नीचे आपका हैंग हो रहा है स्कर्ट में, तो इसको हैंगिंग एट द बैक इज कॉल्ड, तो उस टेल को क्या बोलते हैं, कनॉक्स, ठीक है, कनॉक्स पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कॉनेक्स, कॉनेक्स या फिर कनॉक्स बोल सकते हो। The Maoris of New Zealand have elaborate facial tattoos, right? उनके पास क्या होते हैं, न्यूजीलैंड के लोगों के पास, लेट मी सर्च एंड शो यू, ये देखो, ये आपके न्यूजीलैंड के लोग होते हैं इस टाइप के, जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े टैटूज होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनकी बॉडीज के ऊपर टैटूज होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, माउरीज। माउरीज ऑफ न्यूजीलैंड हैव इलैबोरेट फेशियल टैटूज, जिन जो कि उनको क्यों होते हैं, ऑफ डिस्टिंक्शन, जिससे उनको आप अलग दिखे वो, है ना, और एस्टीम, डिस्टिंक्शन एंड एक्सटीम। She won the Academy Award for Best Costume Design for the movie Gandhi in 1983। किसको बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला था, हु वॉज द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, भानु आथ्या, ठीक है, भानु आथ्या गॉट द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द मूवी गांधी। Shawls from Kashmir in complex design and labor intensive weaves called were dash regarded as कानी शॉल्स बोलते हैं, ठीक है, और इंडिया यूरोप में बहुत ज्यादा लग्जरी मानी जाती है। कश्मीर की शॉल आज भी बहुत फेमस है एंड इट्स वेरी हार्ड टू क्यूरेट, वो वीविंग से बनती है, तो जो उनका तरीका है, वो जो बनाने का तरीका है बहुत ही ज्यादा हैंडक्राफ्टेड है और बहुत ज्यादा लग्जरी क्यों है, क्योंकि उसको टाइम लगता है बनाने में। और वो कौन से शॉल होती है आपकी, जाम्बर भी कहते हैं और कानी शॉल भी बोलते हैं। फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेस ओनली, विच डिजाइनर हैज सेड दीज वर्ड, कोको शनेल। कोको शनेल फाउंडर है किसकी, शनेल ब्रांड की, ठीक है, शनेल जो आपको पता ही है, उसकी जो फाउंडर थी वो कोको शनेल है, जिन्होंने ये बात बोली थी कि जो फैशन है वो सिर्फ ड्रेस में ही नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल आपका फैशन बताता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस कि आपका लाइफस्टाइल और आपका स्टेटस ही आपका फैशन डिपिक्ट करता है, सिर्फ कपड़े नहीं बताते। मास मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स आर यूजुअली सिंप्लीफाइड, मास मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली सिंपल होते हैं ऑफ द अप मार्केट ब्रांड्स, उनके वर्जन एंड कॉपीज बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं, अप मार्केट ब्रांड्स जो होते हैं उनसे कॉपी करके ही तो बनते हैं मास मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स, ठीक है। आंसर एनी 6 ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन, देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, उसने बोला है 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 7 में से, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीइंग मेजर्ड हेयर बाय द टेलर, बस्ट पॉइंट टू वेस्ट, ज्यादातर क्या होता है आपका वेस्ट वाला एरिया और बस्ट वाला एरिया मेजर करता है टेलर, सबको पता, आई थिंक जो भी गया होगा टेलर के पास यही मेजर करता है। द सीम अलाउंस मेजरमेंट फॉलोड ऑन शार्प कर्व, कहीं पे भी अगर हमें फोल्ड देते हैं, सीम अलाउंस क्या होता है, दो कपड़ों को जोड़ने के लिए हम सीम कहते हैं कि हमने सिलाई लगा दी, दो कपड़ों को जोड़ दिया, वो क्या हो गया सीम। दो कपड़ों को जोड़ेंगे तो हल्का सा फोल्ड करके जोड़ेंगे, तो जब उल्टी तरफ देखोगे तो उसमें कपड़ा दिखाई देता है, वो क्या होता है अलाउंस, और वो कितना होता है 1:8 इंचेस में बोल रहा है, 1:8, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है।
सिंबल यूज टू इंडिकेट बटन होल, बटन होल को अगर हमें ग्राफिकली या फिर सिंबल शो करना है वो ये सिंबल होता है आई का ब्रैकेट में। द ट्रेंडी मिनी लेंथ वॉज क्रिएटेड बाय डिजाइनर। मिनी लेंथ किसने बताया? मैरी क्वेंट। मैरी क्वेंट ने, ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है आपका। ट्रेंडी मिनी लेंथ वॉज क्रिएटेड बाय डिजाइनर। आपका जो चैप्टर 2 पैटर्न वगैरह का आता है उसमें आपके बटन होल अलायंस को लेके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। डैश ड्रेस मेकर टू द क्वीन मैरी एंटोनी वॉज नेम द मिनिस्टर ऑफ फैशन। ठीक है, डैश ड्रेस मेकर टू दी क्वीन मैरी, क्वीन मैरी की जो ड्रेस बनाती थी, जिनको मिनिस्टर ऑफ फैशन बनाए थे, वो कौन थे? रोज बर्टिन। रोज बर्टिन ने वो ड्रेस मेकर थी जो क्वीन मैरी की सारी ड्रेसेस बनाती थी, इसलिए उनको मिनिस्टर ऑफ फैशन बोलते थे। द लेंथ वाइज ग्रेन रन्स, लेंथ वाइज ग्रेन रन्स पैरेलल टू द सेल्वेज ऑफ द फैब्रिक, दिस हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। मैं बता देती हूँ, सेल्वेज क्या होता है? जब कोई भी कपड़ा बन रहा होता है, जो उसका किनारा होता है, ठीक है, जब आप लूम, पता है आपने क्लास 11 के फैशन स्टडीज में पता है आपको कि आप लूम पे आप अपना कपड़ा बुनते हो, जब बुनते हो तो दोनों साइड पे क्या होती है? सेल्वेज होती है। तो वो जो सेल्वेज होती है आपके फैब्रिक की, दिस हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, क्योंकि आप वहां से खींच नहीं पाते। तो लेंथ वाइज ग्रेन्स कहाँ से कहाँ रन करती है? पैरेलल टू द सेल्वेज ऑफ द फैब्रिक, वो आपकी लंबाई में चलती है। लेंथ वाइज का मतलब क्या हुआ? लंबाई में, जो आपका किनारा है सेल्वेज के, उसके साथ साथ चलती है, और उसमें बहुत ही कम स्ट्रेच होता ही नहीं है, वर्क में स्ट्रेच होता ही नहीं है। प्रिंटेड डिजाइन्स आर डैश ऑन द राइट साइड, मोर डैश ऑन द बैक साइड। आप कोई भी कपड़ा प्रिंट करवाओगे तो राइट साइड मतलब जो उसका फ्रंट फेस ऑफ द फैब्रिक है उस पर क्लियर दिखाई देता है, वाइब्रेंट, और बैक साइड पे तो डल दिखाई देगा ना। बैक साइड पे भी अच्छा दिखाई दे, वो कब हो सकता है? वो हो सकता है ब्लॉक प्रिंट में। बाकी कोई भी प्रिंट करवा लो, डिजिटल करवा लो, ट्रांसफर करवा लो, सब्लिमेशन करवा लो, कुछ भी करवा लो, बैक साइड हमेशा फेडेड और डल होती है, आगे वाला हमेशा ब्राइट एंड क्लियर होता है। दिस रेफर टू द, अब क्या है हमारे, सॉरी, क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं, आंसर एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन। एक एक नंबर के, ये भी एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है। This refer to the smooth fit of the garment without undesirable wrinkles। हमें ऐसा स्मूथ फिट चाहिए कि हमें अनडिजायरेबल रिंकल्स, इतनी ज्यादा रिंकल्स नहीं चाहिए, तो क्या बोलते हैं? सेट। क्या बोलते हैं? सेट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलर दैट स्टैंड स्पेशली एट द सेंटर बैक। किसी भी आप मेंस कॉलर या वुमेन्स कॉलर में जो पार्ट खड़ा रहता है कॉलर का, आपने पार्ट्स ऑफ कॉलर भी पढ़ा है आपने चैप्टर 3 में, जो आपका कॉलर खड़ा रहता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉलर स्टैंड। क्या बोलते हैं? कॉलर स्टैंड। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू क्रिएट एक्टिव एंड कैजुअल स्पोर्ट्स वियर। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली का ही है, आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वेयर कैटेगरी पहले कभी थी ही नहीं, ये अब आई है कि एक्टिव वेयर क्लोथ्स कहाँ होते हैं, और ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? यूएस ने। यूएस में आपकी एथलीजर और एक्टिव वेयर कैटेगरी है फॉर योर योगा फिट्स वगैरह, जो आजकल हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक चल रहा है। इट इज द फास्टेस्ट फैब्रिक कटिंग मेथड बट अप्रोप्रिएट ओनली फॉर फर्मली वोवन फैब्रिक। अगर आपका फैब्रिक जो है वो वोवन फैब्रिक है और अगर आपको उसको कट करना है, जल्दी करना है, तो फास्टेस्ट मेथड क्या होता है? टीयरिंग। आप उन्हें सीधा टीयर कर सकते हो ना, यही है फास्टेस्ट मेथड। नेम वन सक्सेसफुल एंड पॉपुलर ब्लेंडेड फैब्रिक। पॉपुलर ब्लेंडेड फैब्रिक कौन सा होता है? पॉलिएस्टर कॉटन। हर जगह पे पॉलिएस्टर कॉटन आपको मैक्सिमम केसेस में दिखाई देगा, एक्टिव वेयर में भी। और आजकल जो हम कपड़े पहन रहे हैं, प्योर कॉटन भी मिलना टफ है और प्योर पॉलिएस्टर आप पहन नहीं पाओगे क्योंकि वो सिंथेटिक होता है। तो आप क्या पहनते हो? ब्लेंड पहनते हो, और वो ब्लेंड क्या होता है? पॉलिएस्टर कॉटन होता है। ज्यादातर केसेस में 80 to 20% दिखाई देता है, 80% कॉटन, 20% स्पेंडेक्स, जो आपका पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नैरो फॉर्मली वोवन स्ट्राइप अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। ऐसी एक नैरो जो आपके लूम के साथ साथ चलती है, फॉर्मली वोवन स्ट्राइप, उसको बोलते हैं सेल्वेज। सेल्वेज किनारा, किसी भी कपड़े के किनारे को सेल्वेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, एक एक नंबर के ही है। करेक्टिंग द लाइंस और डार्ट टू कॉन्फर्म द बॉडी शेप और अलाइनिंग द डार्ट लेग्स एंड सीम इज कॉल्ड एज ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होता है? जब आपकी जो डार्ट, कपड़े में डार्ट लगाते हैं जिससे प्रॉपर शेप आए, ब्लाउज में हो गया, शर्ट में हो गया, एक पीछे डार्ट होती है ना, वो क्या होती है? आपकी सिलाई नहीं होती, वो एक तरीके से आप कपड़े को शेप देने के लिए एक डार्ट लगाते हो।
तो वो आपको क्या करता है, टू कॉन्फॉर्म टू बॉडी शेप एंड अलाइनिंग टू डार्ट लेग्स एंड सीम इज कॉल्ड एज ट्रूइंग। तो जब आप इन डार्ट को सही तरीके से बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रूइंग। विच डिजाइनर हैज वाई लेबल्स, वाई लेबल्स किस डिजाइनर के हैं, योजी यामामोटो, ठीक है, योजी यामामोटो के वाई लेबल्स के उनके ब्रांड है। A dash is a casual shirt with or without a collar made of knit fabric। एक ऐसी शर्ट हो जिसके ऊपर कॉलर ही ना हो, या फिर मैं बोलूं कॉलर के साथ हो बट निटेड फैब्रिक का बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलो शर्ट। पोलो शर्ट का मतलब क्या हुआ, उसमें निटेड फैब्रिक है, वोवन नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वोवन और निट में क्या फर्क है। वोवन मतलब जो आपका लूम पे बना है, निटेड मतलब जो आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से स्वेटर बनते हैं उस तरीके से भी आपके नॉर्मल धागे से निटिंग हो सकती है। जो आपके हौजरी के कपड़े होते हैं वो निटेड होता है, तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, पोलो शर्ट में और टी शर्ट्स में यूज होता है। नेक्स्ट है trim such as velcro, snap buttons and ribbon ties are often used in infant garments because it is very easy to handle। velcro क्या होता है, या मैं आपको बोलूं जो आपके डिसेबल लोग होते हैं वो लोग भी वेल्क्रो वाले कपड़े पहनते हैं। वेल्क्रो मतलब कि चेपी, जो आपकी चेपी लगी होती है ना, सिंपल आपकी चेपी होती है, खींच के आप उसको बंद करते हो, टाई कर देते हो, एक स्ट्राइप लगा होता है ना, पहले बेल्ट में भी चलता था। तो वो क्या होता है, वेरी इजी टू हैंडल होता है। और स्नैप बटन जो आपके ऐसे बटन जो आपको फंसाने ना पड़े, सीधा आपने बटन दबाया बंद हो गया, तो वो आपके स्नैप बटन होते हैं। Dash is lightweight fabric that is applied to the wrong side of the garment fabric। ऐसा हल्का वेट का फैब्रिक जो कि दूसरी साइड फैब्रिक के चिपकाए जाता है उसको बोलते हैं इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपके शर्ट वगैरह के कॉलर को भी हल्का सा मोटा करने के लिए देखा स्टिफनेस होती है। आपका जो कॉलर आप कहते हो इतना टाइट कैसे है, वो इतना हल्का सा टाइट क्यों लगता है, क्योंकि उसमें बहुत पतला सा इंटरफेसिंग होती है जो कपड़े को हार्ड बनाती है, ठीक है। ऑल मैनमेड फाइबर्स आर लेस डैश हेंस दे आर अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वो ब्रीदेबल नहीं है, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होते, है ना, पानी एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। मैनमेड फाइबर क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होते, तभी तो अनकंफर्टेबल होता है। गर्मी में क्यों बोलते हो 100% कॉटन चाहिए, पतले से पतला कपड़ा चाहिए, या फिर आप बोलोगे आपके जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें ऐसी एक कैपेसिटी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, बट मैनमेड में नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए दे आर वेरी लेस एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट कह रहे हैं आंसर एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम द ओल्डेस्ट पैटर्न मेकिंग मेथड विच इज जनरली रिगार्डेड एज क्रिएटिव अप्रोच। सबसे पुराना जो रोमन्स के टाइम से चलता आ रहा है आपका पैटर्न मेकिंग का प्रोसेस, वो होता है ड्रेप करना। पहले के टाइम में इतने ज्यादा पैटर्न कटिंग वगैरह लोगों को आती नहीं थी, ना इतना काम धाम आता था, पर साड़ी जैसे हम ड्रेप करते हैं उसी तरीके से रोमन ड्रेप चलते आ रहे। द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर शेप इन डार्ट, जब हम डार्ट लगाते हैं तो ट्रायंगल शेप बनती है, विच आर ऑफ द सेम लेंथ आर कॉल्ड एज डार्ट लेग्स। आपने कहीं पे स्टिच लगाया, तो जब स्टिच लगाओगे तो इधर भी एक लाइन बनेगी, इधर भी एक लाइन बनेगी, तो ये जो दो लाइन बनती है डार्ट लगाते हुए उसको क्या बोलते हैं, डार्ट लेग्स। A properly fitted crotch seam of the bifurcated garment is one which is having slight ease in the crotch area। Basically एक proper fit क्या होता है crotch area का, crotch seam of the bifurcated garment अगर मैं बात करूं, let's check crotch seam, ये तो प्रॉपर फिट क्या होगा, जहां पे वो लूज होगा, ये क्रॉच एरिया आपका जो हिप वाला एरिया दिख रहा है आपको, जहां पे भी ऐसा दिखता है बस्ट एरिया हो गया, ये सारा आपका क्रॉच है। तो ये क्रॉच आपका कब आपको बहुत प्रॉपरली फिट लगेगा, जब आप उसको इजीली स्लाइट ईज, उसमें क्या होगा ईज आप छोड़ोगे, मतलब थोड़ा सा आपको उसमें से फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा। डैश इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर बैक नेक इंटरसेक्शन टू द सेंटर बैक नेक इंटरसेक्शन टू द सेंटर बैक वेस्ट इंटरसेक्शन। वेस्ट नेक से लेके वेस्ट तक का एरिया क्या हुआ, बैक वेस्ट लेंथ, है ना, बैक से लेके वेस्ट तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, सेंटर बैक नेक इंटरसेक्शन टू सेंटर बैक। कट ऑफ द गारमेंट फॉर अ मोर कर्वेरियस बॉडी ऑफ अ वुमेन इज कॉल्ड एज मिसी। किसी भी कट देना है बॉडी को, ज्यादातर वुमेन के जो कपड़े बनते हैं उनमें बहुत कट होते हैं, उनको मिसी बोलते हैं। The most commonly available and used plant-based fibers are dash and dash, cotton and linen। सबसे ज्यादा कॉटन और लिनन ही यूज होता है, फ्लेक्स भी बोलते हैं लिनन को, ठीक है।
कॉटन और लिनन सबसे ज्यादा नेचुरल बेस है। अब आ जाओ सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। अगेन आपके एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 into 3 is equals to 6, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? आपको टोटल 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसी 5 को करना है, ठीक है। What do you mean by non-verbal communication? Also mention any 2 signals of the same. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ? जहां पे आप वर्बली नहीं बोल रहे हो, आप फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या फिर मैं बोलूं आई कांटेक्ट के थ्रू आप बात कर रहे हो, जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं ऑल्सो मेंशन एनी 2 सिग्नल, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। अ स्माइल कैन इंडिकेट हैप्पीनेस, है ना, हम हैप्पी हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे हम हैप्पी हैं और हम गुस्से में बोल रहे हैं, नहीं ना। तो क्या हुआ? आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। जेस्चर, कि आप कोई चीज समझा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, तो ये क्या हुआ? आपका नॉन वर्बल जेस्चर, मैं बोलूंगी कम्युनिकेशन का पार्ट आता है, ठीक है। जहां पे आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, जैसे आप अपने भाई को बोलते हो चल चुप हो जा, तो ये क्या हुआ? ऐसे नहीं बोल रहे, आप सिंपल एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, तो ये क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड? To become result oriented, one should focus on setting clear and measurable goals. अगर आपको अपने रिजल्ट्स चाहिए किसी भी चीज में, तो आपके प्रॉपर गोल सेट होने चाहिए, कि आपको उसके लिए प्रॉपर पाथ पता होना चाहिए, क्या क्या आपको करना है, कि वो आप गोल को अचीव कर पाओ। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर टास्क बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द डिजायर्ड आउटकम। किस चीज से क्या आउटकम मिलेगा? आप कोई भी काम करते हो उससे कोई आउटकम मिलता है, राइट? आपको किस चीज से क्या आउटकम मिलेगा और वो आपको काम कब तक करना चाहिए, कोई भी काम आप कर रहे हो। और मेंटेन फोकस एंड रेगुलरली ट्रैक प्रोग्रेस टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और उसके बेसिस पे आपको अपना एडजस्ट करना चाहिए अपना टाइम टेबल, राइट, और जिससे कि आपको प्रॉपर और सही टाइम पे रिजल्ट्स मिल सके। हाउ टू सेव अ फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, लोकेशन चूज करके सेव कर दो। आई थिंक कंप्यूटर सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आप वीडियो देख सकते हो, बहुत इजी होता है। फाइल पे जाओ, सेव एज जाओ, सेव हो जाए। अच्छा, फाइल लाइन क्या होता है? जब आप फाइल को सेव करते हो तो डॉट XLS मीन्स ये इसका क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? दीज एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक बिजनेस वेंचर related to agriculture activities such as farming, crop production, dairy, poultry and food processing. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है वो कैसे आएगा? फार्मिंग के थ्रू आ सकता है, ठीक है। जो लोग शहद वगैरह बनाते हैं या फिर दूध वगैरह बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पोल्ट्री हो गई, या फिर मैं बोलूँ आपकी फूड प्रोसेसिंग हो गई, वो सारे उनका बिजनेस का एरिया होता है। क्रॉप को मैनेज करना, आजकल फूड स्टोरेज को लेके भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। दे फोकस ऑन इनोवेटिंग एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट कैसे करना है, इनोवेटिंग कैसे करना है, इनोवेशन कैसे करनी है, नए नए प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं उसको, और वो भी कम प्राइस में, ये सारा काम क्या होता है? एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स का होता है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का क्या काम होगा? These entrepreneurs are involved in manufacturing and production. तो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका काम क्या है? कि हम प्रोडक्ट को बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और प्रोडक्शन करें। दे आइडेंटिफाई अ मार्केट नीड, मार्केट की नीड को समझते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर उन्हें आगे जाके बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सप्लेन द ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म सेक्टर। इको टूरिज्म सेक्टर में ग्रीन जॉब का मतलब क्या है? ग्रीन जॉब इन द इको टूरिज्म सेक्टर आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस दैट आर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड बेनिफिशियल टू द लोकल कम्युनिटीज। ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या हुआ? आप ऐसा टूरिज्म बढ़ा रहे हो जो आपकी लोकल मार्केट, लोकल कम्युनिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। एग्जाम्पल, इको टूर गाइड who educate tourists about local ecosystem के बारे में पढ़ाते हैं। इवन लोगों को इंटरेस्ट है विलेजेस में कैसे होता है, इंडिया का एग्रीकल्चर कैसे ग्रो होता है, उसमें क्या क्या चीजों से फायदा मिलता है, तो वो सारा क्या हुआ आपका। इवन रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिमाइज वेस्ट, वो सब आपको इको जॉब में पता चलता है। ग्रीन इको जॉब्स। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। 20 से 30 वर्ड में आपको 3 क्वेश्चन करना है 5 में से। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू पैनियर।
द पैनियर ऑफ द 18th सेंचुरी, अ वाइड हुप worn अंडर स्कर्ट। मैं दिखा देती हूँ पैनियर होता क्या है, जिससे कि आपको उसके बारे में लिखने में टेंशन ना हो। पैनियर स्कर्ट, ये देखो पहले की स्कर्ट, ये जो हम लोग कैंट वगैरह लगाते हैं ना स्कर्ट को ब्रॉड करने के लिए, जिससे आपका लहंगा पूरा फूले, वो होता है आपका पैनियर। अ वाइड हुप अंडर द स्कर्ट जो पहना जाता है। दीज स्ट्रक्चर्स वर एक्सट्रीमली वाइड, बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। एंड मेकिंग सिंपल एक्शन लाइक सिटिंग, पासिंग थ्रू डोरवेज डिफिकल्ट। तो ये सारे काम हो नहीं पाते थे प्रॉपर्ली, आप चल नहीं पाओगे ना इतना आपने ब्रॉड कैंट पहन रखा है तो। प्योरली द सेक ऑफ अचीविंग अ फैशनेबल सिल्हूट, और आपका क्या है, फैशनेबल सिल्हूट बन रहा है। देयर आर टू काइंड ऑफ ईज इन अ गारमेंट, दो टाइप की ईज होती है, एक होती है वेयरिंग ईज और दूसरी होती है डिजाइन ईज। दिस इज एसेंशियल रूम एडेड टू द गारमेंट मेजरमेंट टू अलाउ मूवमेंट। किसी भी चीज में, जैसे मैंने बोला आपका बस्ट एरिया हो गया, है ना, ब्रेस्ट एरिया हो गया, वेस्ट एरिया हो गया, जो आपके फिटेड एरिया होते हैं, यहाँ पे थोड़ा ईज छोड़ना ही पड़ता है। ईज मतलब थोड़ा सा फैब्रिक आपको छोड़ना ही पड़ेगा लूज, जिससे कि आपकी मूवमेंट अच्छी तरीके से हो, कंफर्टेबल आप मूव कर पाए, है ना। और आपकी जो डिजाइन ईज होती है वो क्या होती है, दिस इज एक्स्ट्रा फुलनेस एडेड बियॉन्ड वेयरिंग ईज टू क्रिएट स्पेसिफिक सिल्हूट और स्टाइल, जैसे फुल स्कर्ट, ओवरसाइज जैकेट। डिजाइन ईज है, मैंने ईज बोली है मतलब थोड़ा सा मूवमेंट छोड़ने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी आप इतना बड़ा छोड़ दो। तो अगर आप इतना ज्यादा खुला बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, डिजाइन पर्पस की वजह से, है ना। ओवरसाइज शर्ट में इतनी ज्यादा ईज है तो क्या बोलोगे मैम इतनी ईज है, नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एक फैशन है, तो वो डिजाइन ईज कहलाएगी, वेयरिंग ईज नहीं कहलाएगी। वेयरिंग ईज तो आपकी बेटा 0.25 इंच से ज्यादा की नहीं होती है दोनों साइड मिला के। Why is pinning considered the quickest way to get the effect of the finished garment without actually stitching? Pinning considered the, आप पिन करते हो तो एक क्विकेस्ट वे है कि आपका जो गारमेंट है स्टिचिंग से पहले ही, आपने देखा होगा डमी के ऊपर लोग कपड़ा लगाते हैं और पिन से टिकाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए आपका गारमेंट बनेगा कैसे। आप पहले पिन कर लो फिर सिलाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसी के बारे में लिखा है कि आप पहले ड्रेप कर लो एंड देन यू कैन क्विकली स्टिच इट। जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट, अमेरिकन फैशन डिजाइनर्स आर सो एक्सीलेंट मार्केटर। ऐसा क्यों, अमेरिकन डिजाइनर लाइक Ralph Lauren have built powerful lifestyle brands selling not just clothes but an aspirational image demonstrating strong marketing process। मतलब क्या है इसका, कि उन्होंने सिर्फ अपना कपड़ा ही नहीं बेचा, बट अगर आप उस कपड़े को खरीदने के लिए उसके लिए पूरी स्टोरी बताई है, इमोशन जागा है लोगों में, है ना। तो एक इमोशन की, अगर हम लॉरेन का कपड़ा पहनेंगे वी विल फील सो प्राइड, है ना, सुप्रीम। तो वो उन्होंने मार्केट में नॉट जस्ट सेलिंग क्लोथ बट एक एस्पिरेशनल इमेज, कि आप अगर इसको खरीदोगे तो आपको उसको पहन के क्या फील होगा, तो वो लोग वो इमेज को बेचते हैं। अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव क्रिएटेड फाइबर्स दैट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द फैशन सीन। तो क्या कह रहे हैं, अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके जो फाइबर्स बने उस टाइम पे, जो उन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए हैं, उससे फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे कि नाइलॉन, है ना, एक तरीके का रिवॉल्यूशन आया है, क्योंकि नाइलॉन और स्पेंडेक्स जैसे फाइबर्स जो है ये यूएस में इन्वेंट हुए हैं, जो कि स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं, हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक है, जो आपके फैब्रिक की क्वालिटी को और बढ़ाते हैं। कौन सी क्वालिटी को, ड्यूरेबल, इजी केयर, इजी टू वॉश, इजी टू डिजाइन। ऑन व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक इज थ्रेड ट्रेसिंग डन? कौन से फैब्रिक के ऊपर हम थ्रेड को ट्रेस कर सकते हैं? थ्रेड ट्रेसिंग इज डन ऑन डेलिकेट टेक्सचर्ड फैब्रिक। बहुत मोटे कपड़े के ऊपर आप ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे, तो डेलिकेट होना चाहिए फैब्रिक, सो पर इतना भी डेलिकेट नहीं होना चाहिए कि वो फटी जाए। सो वेयर चॉक एंड अदर मार्केटिंग टूल्स माइट नॉट बी सुटेबल, है ना, जहाँ पे चॉक वगैरह सुटेबल ना हो वहां पे आप थ्रेड ट्रेसिंग यूज कर सकते हो पतले फैब्रिक के ऊपर, सच एज वेलवेट हो गया, लेस हो गया। एन एडवांटेज इज दैट इट इज प्रिसाइज मार्किंग मेथड, बिल्कुल सही मार्क करके देगा, सो दैट आप इजीली कट कर पाओ। दैट डज नॉट परमानेंटली मार्क द फैब्रिक। और थ्रेड ट्रेसिंग का एक फायदा ये है, आपने ट्रेसिंग के निशान ना रह जाते हैं कपड़े के ऊपर, पर थ्रेड ट्रेसिंग से कपड़े के ऊपर निशान नहीं रहते, आप इजीली उसको कट कर पाते हो। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ इज गारमेंट, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ये आपका आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
क्वेश्चन पहला क्या है, हाउ इज गारमेंट फिट इवेल्युएटेड ऑन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, शोल्डर, बस्ट और नेकलाइन। भाई शोल्डर के ऊपर क्या रहेगा, द शोल्डर सीम शुड सिट स्क्वायरली ऑन टॉप ऑफ द शोल्डर बोन, शोल्डर बोन के ऊपर आपकी शोल्डर की सीम टिकनी चाहिए, बस्ट एरिया पे आपकी सीम टिकनी चाहिए और आपको थोड़ी ईज छोड़नी पड़ेगी। और नेक लाइन के ऊपर क्या है, नेक लाइन शुड लाई स्मूथली अगेंस्ट द बॉडी विदाउट स्टैंडिंग अवे, तो विदाउट स्टैंडिंग अवे नेक के ऊपर प्रॉपर्ली आपकी स्मूथली टिकनी चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। विच फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन वेयर मार्केट, चिल्ड्रन वेयर की जो मार्केट है ये कैसे इन्फ्लुएंस हुई है ना, बच्चों के जो किड्स वेयर की कैटेगरी है। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड मिनी मी ट्रेंड, चिल्ड्रन आर मोर अवेयर ऑफ फैशन ट्रेंड ड्यू टू मीडिया, मीडिया की वजह से क्या है, बच्चों को पता है फैशन में क्या चल रहा है। पेरेंट्स ऑफन ड्रेस देम इन स्टाइल्स दैट मिरर अडल्ट फैशन, तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके लिए कंटेम्परेरी एंड ट्रेडिशनल मिक्स क्लोथिंग करते हैं। दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया एंड दे नो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, बच्चों के लिए कैसे कपड़े लेने हैं, इसलिए किड्स वेयर की मार्केट बहुत बड़ी है। जैसे आपके ब्रांड फर्स्ट क्राई हो गया या फिर ट्रेंड हो गया, रिलायंस हो गया। इंक्रीज बाय डिस्पोजेबल इनकम, पेरेंट्स हैव मोर स्पेंडिंग पावर, ऑफ कोर्स आजकल लोगों के पास ज्यादा स्पेंडिंग पावर है, हर कोई चाहता है हमारा बच्चा अच्छा दिखे, इसलिए वो लोग एक से बढ़ के एक ड्रेसेस उनके लिए खरीदते हैं। एम्फोसिस ऑन कंफर्ट एंड सेफ्टी, क्योंकि आप लोकल मार्केट से लोगे, उनकी डाई कैसी है, बच्चे के ऊपर बॉडी के ऊपर डाई रह तो नहीं जाएगी, या फिर वो उसको चुप तो नहीं रहा, कपड़ा बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, इसलिए वो ऑर्गेनिक, नॉन टॉक्सिक एंड कंफर्टेबल मटेरियल लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। एक्सप्लेन 3 डायरेक्शन ऑफ ग्रेन लाइन, ग्रेन लाइन की 3 डायरेक्शन क्या होती है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, लेंथ वाइज और बायस, 3 ही होती है। जो आपकी लेंथ वाइज चलती है वो सेल्वेज के साथ चलती है, जो क्रॉस लेंथ, क्रॉस वाइज का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली, लेंथ वाइज मतलब वर्टिकली। ये आपकी सेल्वेज अगर वर्टिकली चलती है और ये हॉरिजॉन्टली चल रही है तो ये क्या हुआ, क्रॉस वाइज हुआ, मतलब वेस्ट की तरफ। और बायस क्या हुआ, जो 45 डिग्री पे डायगोनली चलती है। 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, आई थिंक ये लास्ट ही होगा इसका। What were these major inventions during industrial revolution that gave impetus to the textile industry? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 100 वेरियस की इन्वेंशन हुई थी। पहली फ्लाइंग शटल, शटल एकदम से, शटल मतलब वीविंग करने में आसानी रहे, है ना। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी ने इन्वेंट किया था। वाटर फ्रेम, और फिर क्या हुआ, पावर लूम, मतलब अलग अलग टाइम के लूम्स जनरेट हुए थे, शटर जनरेट हुई थी, उसी के ऊपर पूरा काम किया गया है वीविंग प्रोसेस को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्लेन द मेथड ऑफ शिफ्टिंग शोल्डर डार्ट टू वेस्ट डार्ट। आई थिंक ये बहुत ही, ये प्रोसेस आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा कि शोल्डर की डार्ट को वेस्ट की डार्ट पे कैसे लेके आना होता है, ठीक है। तो ये मैं समझा नहीं रही हूँ, ये आपके प्रैक्टिकल में ऑलरेडी क्लियर हो रखा होगा। नहीं क्लियर है कमेंट कर देना मुझे, आई विल शेयर यू द नोट्स जिसमें आप पढ़ के एक बार प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। डिफाइन द टर्म पैटर्न मेकिंग, ठीक है। पैटर्न मेकिंग का मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, बॉर्डर्स को कट करते हो, पेपर के ऊपर पैटर्न को कट करते हो, फिर कपड़े के ऊपर रख के कपड़े को कट करते हो। और एक बार आपने पेपर में आपने स्टेंसिल बना लिया तो बार बार अगर आपको वही पैटर्न चाहिए तो पेपर को रख के फिर से फैब्रिक को कट कर लोगे। Why is flat pattern method widely used? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। डिफाइन पैटर्न मेकिंग, और फ्लैट पैटर्न मेथड क्यों वाइडली यूज होता है, एक तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, एक्यूरेट, काफी एक्यूरेट बनता है, दूसरा आप उसमें किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन कर सकते हो, डार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ शॉर्ट्स एंड नी ब्रीचेस, आप जो शॉर्ट्स पहनते हो, नी ब्रीचेस पहनते हो, उसका क्या ओरिजिन है। एक्सप्लेन 3 स्टाइल ऑफ वेरिएशन शॉर्ट्स। तो भाई शॉर्ट्स क्या होते हैं, 3 टाइप के हैं। बरमूडा, बहुत लोग पहनते हैं ना कि बरमूडा पहना है हमने, वो थोड़े आपके छोटे होते हैं और चेक का पैटर्न उनमें दिखाई देता है। कार्गो शॉर्ट्स होते हैं जो आपके डेनिम से इंस्पायर्ड हुए हुए हैं, जॉगर से इंस्पायर्ड हुए हुए हैं, और आपके क्या है फिर डेनिम शॉर्ट्स हैं जो आपके प्रॉपर डेनिम फैब्रिक के ही होते हैं। तो ये 3 स्टाइल ऑफ शॉर्ट्स की कैटेगरी है। अच्छा, अब शॉर्ट्स उसने ओरिजिन भी पूछा, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट्स कैन बी ट्रेस बैक टू नी ब्रीचेस। अगर इफ यू विल सर्च अबाउट नी ब्रीचेस सो यू विल एबल टू सी, ये होता है शॉर्ट्स, यहाँ तक नी ब्रीचेस होते हैं, और जो शॉर्ट्स होते हैं ये बेसिकली कैपरी को नी ब्रीचेस बोल रहा है, और शॉर्ट्स आपके छोटे होते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ पे आया, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया, फ्रॉम 16 to 19 सेंचुरी। दे वर क्लोज फिटिंग गारमेंट दैट एंडेड अप बिलो द नी, तो नी के नीचे बंद होते थे, वो नी ब्रीचेस होते थे। पर ओवर द टाइम लोगों ने ट्राउजर्स और शॉर्ट्स को इन्वेंट किया 20th सेंचुरी में, जो कि वार्म क्लाइमेट था, स्पोर्ट्स वियर था, तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे नी ब्रीचेस में, इसलिए शॉर्ट्स को आपके वो कर दिया, इन्वेंट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हाउ इज प्री शिंकिंग ऑफ ड्राई क्लीनेबल फैब्रिक डन। अगर आपका क्लीनेबल फैब्रिक है उसके ऊपर प्री शिंकिंग कैसे करी जाती है। हाउ कैन कलर्ड फैब्रिक बी इन्वेंटेड फ्रॉम ब्लीडिंग, बेसिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लीडिंग। अगर एक कलर्ड फैब्रिक है उसके ऊपर प्रिंट करवा रहे हो तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी में सी सेक्शन है, राइट द मेथड टू करेक्ट ऑफ ग्रेन ऑफ एंड ब्लॉकिंग मेथड। तो प्री शिंकिंग ड्राई क्लीनेबल फैब्रिक क्या होता है, फॉर फैब्रिक लेबल ड्राई क्लीन ओनली लाइक वूल एंड सिल्क, वूल एंड सिल्क वगैरह को ड्राई क्लीन के लिए डालना होता है। यू कैन प्री शिंक देम बाय यूजिंग अ स्टीम आयरन, तो एक स्टीम आयरन से आप पहले प्री शिंक कर दो और फिर ड्राई क्लीन कर सकते हो। होल्ड द आयरन स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द फैब्रिक एंड स्टीम इट थ्रू, बेसिकली क्या है, थॉरली आप उसको स्टीम कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ आपको स्टीम आयरन कैसी होती है, जो कि इस टाइप की दिखाई देती है ये, तो आप कपड़े के ऊपर होल्ड करो और उसके बाद आप उससे स्टीम कर सकते हो। अलाउ इट टू ड्राई कंप्लीटली ऑन द फ्लैट सरफेस, प्रिवेंटिंग कलर ब्लीडिंग। टू प्रिवेंट कलर्ड फैब्रिक फ्रॉम ब्लीडिंग यू कैन सेट द डाई बिफोर द फर्स्ट वॉश, तो फर्स्ट वॉश के बाद आप अपनी डाई को पहले फिक्सर से फिक्स कर दो और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग होगी नहीं जब आप उसके ऊपर प्रिंट करोगे तो। A common home method is to soak the garment in solution of cold water और उसमें white vinegar डाल सकते हो या फिर आप salt डाल दो about an half an hour. About wash new colored garment separately for the first few washes. तो कुछ हम कहते कोई भी नया कपड़ा लेके आओ ना तो उसको अलग धोना चाहिए, तो उसमें पानी में और विनेगर डाल दो so that उसका कलर ब्लीड ना करे, फैले ना। पहली एक दो वॉशेज में जो कलर निकलना होगा निकल जाएगा। और अगर आपको उसके ऊपर प्रिंट करवाना हो इन केस कभी, तो आप उसके लिए फिक्सर डाल सकते हो। करेक्टिंग ऑफ ग्रेन फैब्रिक विद ब्लॉकिंग, फर्स्ट फोल्ड द फैब्रिक विद हाफ लेंथ वाइज मैचिंग द सेल्वेज, सेल्वेज के साथ पहले फोल्ड कर दो। इफ द क्रॉस वाइज एंड डू नॉट मैच, और अगर वो मैच नहीं कर रहा है, जेंटली पुल द फैब्रिक ऑन द ट्रू बायस, उसको थोड़ा खींच के लंबा कर लो, बायस को जेंटली पुल ही कर पाओगे आप। Continue to gently stretch and pull until the crosswise edge are aligned and the fabric lies flat without wrinkles. Wrinkles के बिना वो flat, basically origami की तरह जैसे fold करते हैं, edge आपका meet करना चाहिए। edge अगर नहीं meet करेगा तो खींच लेना, फिर edge meet कर जाएगा। तो basically फैशन स्टडीज का पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और आपको पूरा ये क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी है। 1 मार्कर क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। 5 मार्कर क्वेश्चन में पैटर्न मेकिंग, रोमन का क्या स्टाइल है, ड्रेपिंग का क्या स्टाइल है, वही सारा आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन तो आई थिंक कोई भी बच्चा खुद से भी कर सकता है अगर उसने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ ऑल्सो। एनीवेज, अब हम लोग अपनी, मैं अभी 10 क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ, उसके लिए आप प्लीज कनेक्टेड रहो, डू सब्सक्राइब एंड वॉच जो मैंने अब चैप्टर्स बना रखे हैं यूट्यूब पे। बाय बाय।